नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास शो में हम आपको दिखाते हैं देश विदेश की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में मचा रखी है खलबली। तो चलिए, कोई खबर आपसे छूट ना जाए, इसलिए शुरू करते हैं फाइनल रिपोर्ट और बताते हैं आज देश दुनिया में किस खबर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। फाइनल रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की। 10 नवंबर को हुई दिल्ली में ब्लास्ट मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को केस से जुड़े आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी के सहयोगी जासिर बिलाल को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और पूछताछ के बाद बड़े खुलासों की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी के सहयोगी जासिर बिलाल उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत 7 दिनों के लिए और बढ़ा दी। दरअसल गुरुवार को जासिर बिलाल उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 18 नवंबर को दानिश को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था। एनआईए टीम ने जासिर बिलाल उर्फ दानिश को श्रीनगर से 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। दानिश ने उमर नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। एजेंसी का कहना है कि राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेन वॉश किया था। वो अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ था, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए भेजा गया था। दानिश को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए मोहम्मद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेन वॉश कर आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए तैयार कर रहा था। एनआईए के मुताबिक उमर की ये कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया था। आमिर राशिद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि लाल किला पर ब्लास्ट के मामले में एनआईए की ओर से आमिर की गिरफ्तारी पहली थी। आमिर राशिद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी उमर को कार लाने में मदद की। गौरतलब है कि लाल किले के पास 10 नवंबर को i10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर राशिद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और कुपवाड़ा जिले में छापे मारे। ये छापेमारी जमात से जुड़े सदस्यों और उनके साथियों से जुड़े रिहायशी इलाकों और दूसरी जगहों पर मारी गई ताकि टेरर इकोसिस्टम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा सके, OGWs को क्रैकडाउन किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के कुछ सदस्यों की कथित देश विरोधी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरुवार को उससे जुड़े कई जगहों पर सुबह सुबह छापे मारे और तलाशी ली। ये छापे बडगाम, अनंतनाग, शोपिया और कुपवाड़ा जिलों में मारे गए हैं और जांच के लिए कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार 27 नवंबर की सुबह बडगाम जिले के चदूरा, सोईबुग और बीरवाह इलाकों में मिलाकर के तलाशी अभियान चलाया गया। ये छापे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मारे गए और इसमें पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिस कर्मियों और स्थायी नंबरदारों की टीमें शामिल थी। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों के साथ साथ संगठन से जुड़े संस्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और दूसरा सामान जब्त किया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा के वारीपोरा में जामिया इस्लामिया संस्थान में भी छापा मारा और परिसर की पूरी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि ये रेड संदिग्ध गैर कानूनी गतिविधियों और बैंड संगठनों के साथ संभावित लिंक के बारे में भरोसेमंद इनपुट के आधार पर की गई थी। ऑपरेशन के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, इन्वेस्टिगेटर मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इसके इस्तेमाल का पता लगाया जा सके और किसी भी संदिग्ध कनेक्शन को वेरीफाई किया जा सके जिसमें बैन जमात इस्लामी के साथ संभावित लिंक भी शामिल है। अनंतनाग पुलिस ने भी बैन संगठन जमात इस्लामी पर इस बड़ी कार्रवाई के तहत जिले में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर रेड मारी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, JEI सदस्यों और उनके साथियों से जुड़े रिहायशी इलाकों और दूसरी जगहों पर तलाशी ली गई है ताकि टेरर इकोसिस्टम और उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने की चल रही कोशिशों को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने बैन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों और जगहों को टारगेट करते हुए कई जगहों पर मिल करके तलाशी शुरू की। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुश्ताक अहमद चौधरी ने कंफर्म किया कि पुलिस टीमों ने शोपिया शहर और तुर्कवांगम, इमाम साहिब, बर्थीपोरा और जैनपोरा समेत कई गांव में तलाशी ली। जमात इस्लामी जम्मू और कश्मीर को पहली बार फरवरी 2019 में कथित अलगाववादी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत बैन किया गया था। फरवरी 2024 में बैन को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि संगठन राष्ट्रीय और सुरक्षा साथ ही पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बना हुआ है। 2019 से सुरक्षा एजेंसियों ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी उपायों के तहत JEI सदस्यों और समर्थकों से जुड़ी नियमित रूप से तलाशी, संपत्ति जब्त करना और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने और बैन संगठन से जुड़े अलगाववादी प्रोपेगेंडा को रोकने की चल रही कोशिशों का हिस्सा थे। एक अधिकारी ने ये भी कहा कि ऐसे लगातार ऑपरेशन के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस जिले में शांति, सुरक्षा और आतंक मुक्त माहौल पक्का करने के अपने वादे को दोहराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पिछले साल 2 लोगों ने मोटरसाइकिल से आकर फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं हुआ था। इस वारदात में शामिल 5 लोगों के खिलाफ विशेष मकोका कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अब ट्रायल चलाया जाएगा। मुंबई के विशेष महाराष्ट्र कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका अदालत ने 14 अप्रैल 2024 को सुपरस्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में 2 शूटर सहित कुल 5 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। अदालत ने जिन आरोपियों पर मामले में आरोप तय किए हैं उनमें कथित शूटर विक्की कुमार गुप्ता और सागर कुमार पाल के साथ ही सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह का नाम शामिल है। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत में खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने तमाम आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। आरोपियों के खिलाफ मकोका, भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में आरोप तय किए गए हैं, जिनमें से कुछ धाराएं आजीवन कारावास तक का दंड भी दे सकती हैं। सरकारी वकील का कहना है कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो एक संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2024 को आधी रात के आसपास 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की। घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लंबी जांच के बाद बड़ी चार्जशीट दायर की थी और मामले में गिरोह के कथित सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई और अन्य को वांटेड आरोपी बताया था। अदालत की ओर से आज आरोप तय करने के बाद अब गवाहियों और प्रत्यर्पण के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि इन दिनों सलमान खान अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं। सलमान खान की ये फिल्म अगले साल आएगी। उनकी पिछली फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। ऐसे में सलमान
इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान बिग बॉस 19 को भी होस्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर, लेफ्ट पार्टियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। पात्रों ने कहा कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आरोपों पर बिना वक्त गंवाए कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह सब पता चल रहा है कि कई कांग्रेस नेता और संगठनों का अकाउंट्स की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि विदेश में कहीं दिखाई दे रही है। संबित पात्रा ने दावा किया कि कई लेफ्ट और कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम देश को बांटना है और इसलिए विदेशों से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी अकाउंट्स भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। सुनिए। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के गंभीर आरोपों पर कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार करते हुए सफाई पेश की। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी। उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। आपको बता दें, गुरुवार को बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर वोट चोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश और यानी ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को घेरा और चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से राज्य में पार्टी दो गुटों में बढ़ती जा रही है। खबर है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समर्थित विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, तो वहीं सीएम पद को लेकर खींचतान की वजह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के दावे को लेकर के तकरार की खबरें हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लगातार अनबन जारी है। इस तकरार पर भाजपा भी नजर गड़ाए हुए है। शिवकुमार खेमे के कई विधायक दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए हैं। सभी के सिर्फ सीएम बदलने की मांग है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के नतीजों ने पार्टी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में पार्टी कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं दिख रही। आने वाले साल में बंगाल और असम में चुनाव होने हैं, जिसके कारण फिलहाल कर्नाटक में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहती।
डीके शिव कुमार अब शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तकरार बढ़ती चली जा रही है और सुलह की संभावना भी नजर नहीं आ रही। सूत्रों के मुताबिक इंदिरा गांधी जयंती के दिन कन्नड़ में डीके शिव कुमार ने एक पोस्ट भी शेयर किया, जिस पोस्ट का आशय कुछ ऐसा निकल रहा है, जहां प्रयास है वहां भक्ति है। माना जा रहा है कि वो इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस को अपना पुराना वादा याद दिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने पर डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद सीएम बनाने का वादा किया गया था। अब शिव कुमार उसी वादे को पूरा करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शिव कुमार का समर्थन करने वाले विधायक दिल्ली में ही मौजूद हैं। देखिए, ये तो हट धर्मी है इलेक्शन कमीशन की कि 50% भरे गए हैं और भरे जाएंगे। यूपी के बारे में मैं जानता हूं, ये संभव ही नहीं है कि 4 तारीख तक सब लोगों के फॉर्म भर दिए जाएं, और वो फॉर्म जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रक्रिया जानबूझ के बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जिसके चाहेगा वोट बनाएगा, जिसके चाहेगा नहीं बनाएगा। हालांकि सीबीआई और ईडी के दबाव के सामने भी डीके शिव कुमार झुके नहीं। वो लगातार पार्टी के लिए खड़े होकर के काम करते रहे। भाजपा कर्नाटक पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, जिनमें से 35 से 40 विधायक शिव कुमार के समर्थन में हैं। अगर ये विधायक कांग्रेस से अलग होते हैं तो सरकार संकट में आ सकती है। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा ही खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। – 2026 का सबसे बड़ा चुनावी रण पश्चिम बंगाल में होगा। खबर यह है कि इस मुकाबले के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि बिहार मॉडल के तर्ज पर ही बंगाल के चुनाव में बीजेपी उतरेगी और पूरे बंगाल को 5 बड़े जोन में बांटकर अगले 5 महीने का रोड मैप बनाया गया है। सीधे सीधे कोशिश यह है कि टीएमसी के गढ़ में सेंध कैसे लगाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। बिहार चुनाव की सफलता के बाद पार्टी ने अब बंगाल जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। पार्टी ने इलाके को 5 प्रमुख जोन में बांटकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में तैनात किया जाएगा, जिनमें से 6 संगठन मंत्री और 6 सहायक नेता शामिल होंगे। ये नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। टीएमसी के गढ़ में पैठ बनाने के साथ साथ केंद्र की वेलफेयर योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाएंगे। अब यह भी समझिए कि बंगाल का मास्टर प्लान क्या है। बीजेपी का 5 जोन में पूरे बंगाल को बांटा गया है। 12 वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया गया है। लक्ष्य है 75% बूथ प्रमुखों की बहाली। वोट शेयर को 5% से 7% बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय स्तर पर इस मिशन की कमान भूपेंद्र यादव को दी गई है, जो बंगाल मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे। उनके साथ त्रिपुरा सीएम और सांसद बिप्लब देब सह प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी संगठन मंत्री नारायण मिश्र, निगरानी कैलाश चौधरी, राड़ बंगा पवन साई धन सिंह रावत, हावड़ा हुगली पवन राणा संजय भाटिया, मेदिनीपुर यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़, कोलकाता दक्षिण 24 परगना एम सिद्धार्थन सीटी रवि। बीजेपी के लिए सबसे अहम माना जा रहा है उत्तर बंगाल, जो 54 विधानसभा सीटों वाला इलाका है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा होने की वजह से रणनीतिक महत्व भी काफी बढ़ जाती है। 2021 में बीजेपी ने यहां 40% से ज्यादा सीटें जीती थी। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वोट शेयर 38% से बढ़ाकर 44 से 45% तक ले जाया जाए। बीजेपी की 5 महीने की तैनाती नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस दौरान बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर मॉडल को अपनाएगी। गांव-गांव ग्राम चलो अभियान की शुरुआत, हिंदू वोट को एक करना और केंद्र सरकार की वेलफेयर योजनाओं को जमीनी स्तर पर
प्रचार करना। इतना ही नहीं, दिसंबर से पार्टी बड़े पैमाने पर जनसभाएं और रैलियां करेंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह खुद कैंपेन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी की ये बड़ी रणनीति साफ दिखाती है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजनीति के मंच में वैसे तो कई चमकते चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जिसने महज 2 साल में करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना ली है और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहुंच जमीन से सोशल मीडिया तक है। दोनों जगह तेजी से बढ़ी भी है। 2023 के चुनाव के बाद जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नए मुख्यमंत्री बने, वहीं सिर्फ 2 साल में सोशल मीडिया पर मोहन यादव तेजी से आगे निकले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। कार खरीदी में धोखाधड़ी की शिकायत पर मौके पर ही एक्शन लेने का वीडियो 23 मिलियन से ज्यादा लोगों को पसंद आ चुका है। पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री का यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इसे करीब 14.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं। अगर सीएम मोहन यादव की सोशल मीडिया की तुलना उनके समय में सीएम बने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी करें तो वो आगे नजर आते हैं। राजस्थान, भजन लाल शर्मा, एक्स पर फॉलोअर्स 38,119, फेसबुक पर 8,55,000, इंस्टाग्राम पर 11,57,312, यूट्यूब पर 10,500, कुल 24,04,009 फॉलोअर्स। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम, एक्स पर फॉलोअर्स 88,258, फेसबुक पर 11 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 4,11,271 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 19,800 फॉलोअर्स, कुल 16,19,329 फॉलोअर्स। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या 4,47,301, फेसबुक पर 18 लाख, इंस्टाग्राम पर 18,31,326, यूट्यूब पर 1,14,000, कुल मिलाकर 41,92,627 फॉलोअर्स। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लोकप्रियता समाज के सभी वर्गों में है और वह कोई ऐसे ही नहीं हो जाती है, समाज के लिए करना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया के अंदर 45 लाख से अधिक का फॉलोइंग होने का काम हुआ है, फॉलोवर्स होने का काम हुआ है। ये काम की वजह से हुआ है, उनके व्यक्तित्व की वजह से हुआ है, उनका प्रदेश के विकास को लेकर जो दृष्टिकोण है उसकी वजह से हुआ है। दिसंबर 2023 में जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो उनके सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या करीब 4 लाख के करीब थी, लेकिन नवंबर 25 आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 42 लाख के पार पहुंच गया है, यानी 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। राजनीति में चेहरों की भीड़ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल सबसे चमकता चेहरा मोहन यादव का ही नजर आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने से पहले सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स ठीक ठाक थे, 4 लाख के आसपास, लेकिन इस 2 साल में उनके फॉलोअर्स 45 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के फॉलोअर्स उतने नहीं बढ़े हैं। यानी डॉक्टर मोहन यादव जो है वो सोशल मीडिया में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल लेता है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।